नमस्कार, स्वागत आप सबका। मैं मनोज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं P7 न्यूज पर न्यूज 100। और मैं हूं आपके साथ श्रेया पाठक। चलिए करते हैं खबरों के तेज कारवा की शुरुआत और बात सबसे पहले उत्तर प्रदेश की आई खबर की करते हैं। पिछले 12 दिन में 14 दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ चुकी हैं और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में सिर्फ एक दिन में दुष्कर्म और छेड़छाड़ के 4 मामले दर्ज किए गए। यूपी के बाराबंकी में एक महिला को जिंदा जला दिया गया। अस्पताल के बिस्तर पर अपने ऊपर हुए जुल्म की दास्तां बताते बताते इस महिला की सांसों की डोर थम गई। इधर यूपी में लगातार महिलाओं पर अत्याचार का सिलसिला जारी है, लेकिन सीएम साहब हैं कि प्रशासन की गलती मानने को तैयार नहीं। आज भी अखिलेश श्रावस्ती में जब मीडिया से रूबरू हुए तो बजाय जनता के जख्मों पर मरहम लगाने को मीडिया को ही नसीहत देने में जुटे नजर आए। कार्रवाई होगी और शाम तक आपके ही चैनलों पर भी बात पहुंच जाएगी। अपराध को लेकर क्या कहना है आपका? अपराध को लेकर तो ये कहना है कि चैनलों को केवल उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है, आपको भी केवल उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है। और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के लच्चर हालात पर मुलायम सिंह यादव ने मीडिया को ही नसीहत दे डाली। मुलायम ने मीडिया से अपना काम करने के लिए कहा, लेकिन दुष्कर्म के मामलों पर मुलायम ने भी चुप्पी साध ली। आपको लगता है उनका सब बोलना चाहिए? आपका तो काम है, अपना कीजिए। मेरा काम अपना कर रहा हूँ, आज नहीं बोलूंगा। आप बताइए ना। मिनिस्टर हैं, आपका बेटा चीफ मिनिस्टर है, इतने सारे रेप हो रहे हैं, महिला का इश्यूज चल रहा है, एक जज तक को नहीं छोड़ा जा रहा है, क्या बोलना चाहेंगे इस पे सर? जो चल रहा है उसमें जिस जगह ने अपराध के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और क्या कर। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव मानते हैं कि कानून से दुष्कर्म जैसे गुनाहों में सिर्फ सजा दी जा सकती है, गुनहगारों को सुधारा नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश के ही सीतापुर में एक नाबालिग लड़की को घर से उठा लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद उसकी लाश को पेड़ से लटका दिया गया और मृतका के पिता ने रमेश समेत 6 लोगों के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराया है। उत्तर प्रदेश में दुष्कर्म की घटनाएं यही नहीं थमी। दबंगों ने पहले एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, फिर पहचान छिपाने के लिए शव को आग के हवाले भी कर दिया। युवती कौन है, अभी तक इसका कोई पता नहीं चला है। दोहा में घटना हुई है जो यहाँ से 3 किलोमीटर है और ये करीब 2-3 किलोमीटर का खुला एरिया है जो जंगलात है, जहाँ ये डेड बॉडी मिली है। इसमें लग रहा है कि 2 दिन पहले इसको बाहर से या तो मार के ला के यहाँ जलाया गया है या यहीं मार के इसको जलाया गया है। और ये कोई न कोई मामला ऐसा है जो प्रतिशोधबद्ध किया गया है, क्योंकि उसके शरीर पर जो बहुत विभत्स चोटें हैं। उत्तर प्रदेश में बढ़ते जुर्म पर काबू के लिए अखिलेश सरकार ने नए कदमों के ऐलान किए हैं। कल हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि अब कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल का तबादला उनके गृह जिले या आसपास नहीं होगा। एलजेपी नेता और नवनिर्वाचित सांसद चिराग पासवान ने भी बदायूं कांड पर यूपी के मुख्यमंत्री के बयान की कड़े शब्दों में आलोचना की है और कहा है कि ऐसे मामलों में सोच समझकर बयान देना चाहिए। उधर राजस्थान के झालावाड़ में भी नाबालिग के साथ दुष्कर्म के विरोध में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का पुतला फूंका और अपराधियों को जल्द पकड़ने की मांग की। और मेघालय में एक दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है। बच्चों के सामने एक महिला के साथ रेप की कोशिश की गई और हत्या तब हो गई जब इसका विरोध करने पर महिला के सिर पर 6 गोलियां मारी गई और घटनास्थल पर भयानक मंजर छा गया। It is a failure of the state government. Nobody can doubt about it. You see? As I said, the state government is not acting at all, So state government should act and they should perform and they should try to prevent such things. गोपीनाथ मुंडे की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई। पहले कहा जा रहा था कि सड़क हादसे के बाद उन्हें हार्ट अटैक हुआ होगा, इसकी वजह से उनकी जान गई, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में इस कयास को खारिज कर दिया गया। और गोपीनाथ मुंडे के अंतिम संस्कार के दौरान महाराष्ट्र के परडी गांव में लोगों की भीड़ बेकाबू हो गई और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पंकजा मुंडे और प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। शिवसेना ने मुंडे की मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे का कहना है कि मुंडे की मौत की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए।
दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे का आज उनके पैतृक गांव पर्ली में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। मुंडे की दिल्ली में सड़क हादसे के दौरान कल मौत हो गई। गोपीनाथ मुंडे की बड़ी बेटी पंकजा मुंडे ने पिता को मुखाग्नि दी है। इस मौके पर पंकजा बेहद भावुक दिखी। गोपीनाथ मुंडे के अंतिम संस्कार में लाखों लोग जमा हुए और मुंडे के अंतिम संस्कार के मौके पर लोगों की आंखें नम हो गईं। इस दौरान पूरा परिवार वहां मौजूद रहा। मुंडे की बेटियां और पत्नी इस हादसे से सदमे में हैं। केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे के अंतिम संस्कार के मौके पर महाराष्ट्र बीजेपी के सभी नेता मौजूद थे। इसके अलावा दूसरी पार्टियों के नेताओं ने भी मुंडे को अंतिम विदाई दी। गोपीनाथ मुंडे के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गोवा के सीएम मनोहर पार्कर भी पर्ली गांव पहुंचे। पार्कर ने कहा कि मुंडे के निधन से गोवा में भी बीजेपी कार्यकर्ता सदमे में हैं और बेहद दुखी हैं। 64 साल के गोपीनाथ मुंडे का मंगलवार को राजधानी दिल्ली में सड़क हादसे में निधन हो गया था और वो सुबह करीब 6 बजे मुंबई जाने के लिए अपने आवास से एयरपोर्ट के लिए निकले थे। 16वें लोकसभा के पहले दिन 2 मिनट के लिए मौन रखकर केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को कल 11 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। 16वीं लोकसभा का आज पहला सत्र सुबह 11 बजे शुरू हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे के निधन का शोक संदेश पढ़ा गया और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। आज हम एक पुनीत अवसर पर एकत्रित हुए हैं। संविधान के अंतर्गत नई लोकसभा निर्वाचित हुई है, जिसके ऊपर देश और हमारी जनता के कल्याण का महान और भारी उत्तरदायित्व है। लोकसभा की अगली कार्यवाही गुरुवार यानी कल होगी। कल ही नवनिर्वाचित लोकसभा के सांसदों को प्रोटेम स्पीकर कमलनाथ शपथ दिलाएंगे। और इससे पहले लोकसभा की पहली बैठक में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कांग्रेस के सांसद कमलनाथ को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव शुक्रवार को होगा। इसके बाद 9 जून को राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। संसद का यह सत्र 11 जून को खत्म होगा। इसके बाद जुलाई के पहले हफ्ते में बजट सत्र की शुरुआत होगी। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक लोकसभा स्पीकर के लिए सुमित्रा महाजन का नाम तय हो गया है। मंगलवार को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर महाजन को इस बारे में जानकारी दी है। सूत्रों की माने तो 5 जून को उनका नामांकन दाखिल करना तय है। कांग्रेस की ओर से मिल रही जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता होंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता को लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। सदन शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आश्वासन दिया है। मोदी ने कहा कि जनता की उम्मीदों और आकांक्षाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा और इसके लिए संसद में सभी कोशिशें भी होंगी। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि लोकतंत्र के इस मंदिर में भारत के सामान्य मानव की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भरपूर प्रयास किया जाएगा। मेरी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रीय कर्मचारियों का वीकेंड छोटा हो सकता है और काम के घंटे बढ़ सकते हैं। सरकार ने काम की स्पीड बढ़ाने के मकसद से मंत्रालयों और विभागों में काम करने के मौजूदा सिस्टम को पूरी तरह से बदल देने की पहल की है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सीमांध्र के लोगों से किए वादों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा। खत में लिखा है कि आंध्र विभाजन के दौरान पिछली सरकार ने सीमांध्र के लोगों से जो भी वादे किए थे उसे जरूर पूरा किया जाए।